हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछले वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आपसे एक बस रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप एक सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो जो है मुझ में जो है एनर्जी आ जाती है और मुझे हौसला मिलता है और मैं अच्छा और अच्छा करने के लिए सोचता हूँ। ठीक है, तो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, अगर आप जो है ऐसे ही चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करके और क्वेश्चन कराता जाऊँ, तो बस आपसे यही है कि जो है वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको कहीं कुछ डाउट लग रहा है या गलत है तो कृपया करके उसके जो है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, द क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन टू फाइंड आउट। तो पूछ रहा है कि पत्थरों का ज्ञात करने के लिए क्रिस्टल परीक्षण किया जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए। तो हमने पढ़ा था ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी या साउंडनेस टेस्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे, स्मिथ टेस्ट करते थे, ब्रेड टेस्ट करते थे और इसके बाद से क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट और एसिड टेस्ट करते थे। ठीक है ना। तो ड्यूरेबिलिटी जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट जो है ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ रॉक डिफाइन इट्स कैपेसिटी टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखिए, जो है मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कह रहा है, तो देखिए टेक्सचर जो होता है, पहला ऑप्शन है टेक्सचर। तो टेक्सचर होता है तो इससे ये पता चलता है कि किसी रॉक में जो कण हैं वो कैसे अरेंज हैं। ठीक है, तो ये हुई टेक्सचर की बात। हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है उसका सरफेस जो है कितना हार्ड है, उसमें पेनिट्रेशन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी ये होता है कि कोई भी पदार्थ अपने अंदर से जो है वाटर को कितनी मात्रा में प्रवाहित होने दे रहा है, तो ये हो जाती है परमेबिलिटी। लेकिन पोरोसिटी क्या होता है, पोरोसिटी जो है कणों के बीच में जो है खाली स्थान होता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, एयर और जो है वाटर वहाँ पे एकत्रित रहते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, जल भंडारण क्षमता के लिए क्या होना चाहिए, हाँ पोरोसिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पोरोसिटी वाला ऑप्शन है वो जो है सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है ना। अब है 73 नंबर, क्वार्टजाइट इज ए। तो देखिए क्वार्टजाइट जो है सिलिशियस रॉक है। ठीक है ना, क्वार्टजाइट क्या है, सिलिशियस रॉक है, क्योंकि ये जो है सिलिका से सैंड स्टोन से बनी होती है। किससे, सैंड स्टोन। सैंड स्टोन जो है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो है किस में चेंज हो जाता है, सिलिका में चेंज हो जाता है। तो क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक। ठीक है, अब है ग्रेनाइट मेनली कंपोज टू क्वार्टज एंड फेल्सपर पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो ग्रेनाइट जो है मुख्य रूप से बना है क्वार्टज और फेल्सपर से। ठीक है ना, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है। इसको हमने पढ़ा था कई बार कि जो है इग्नियस रॉक को जो है दो श्रेणी में बांटा गया है, एक एक्सट्रूसिव और दूसरा जो है इंट्रूसिव। और इंट्रूसिव को भी दो भागों में बांटा गया है, एक हाइपेबेसल और दूसरा है प्लूटोनिक। तो जो ग्रेनाइट है वो प्लूटोनिक के अंतर्गत आती है, तो ये क्या है, इग्नियस रॉक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, रॉक फार्म ड्यू टू एट्रीजन ऑफ उष्मा, नहीं सॉरी, हम हिंदी में पढ़ते हैं, उष्मा और अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण बनी चट्टानें क्या कहलाती है। तो जब अत्यधिक उष्मा और दाब रहता है तो वहाँ पे जो रॉक बनती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्टोन अत्यधिक उष्मा के प्रभाव में आकर के और प्रेशर के प्रभाव में आकर के रॉक जो बनती है उसे हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फिर है द एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म। तो जो एक्सप्लोसिव होता है विस्फोटन के लिए, ब्लास्टिक विस्फोटक आमतौर
के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो जो विस्फोटक होता है उसको हम किलोग्राम में जो है नापते हैं, ठीक है, किलोग्राम। एक्सप्लोसिव पाउडर नहीं है, वॉल्यूम ऑफ अर्थक्वेक दैट कैन बी ब्लास्टेड, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या है, किलोग्राम में। तो यहाँ पे ये जो सी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज सिलिशियस रॉक। तो इसमें से किसको सिलिशियस रॉक के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए स्लेट, स्लेट को नहीं जाना जाएगा, ठीक है ना, स्लेट क्योंकि आर्जिलिशियस रॉक है। और लाइम स्टोन और लेटेराइट, ये जो है लाइम स्टोन क्या है, कैलकेरियस रॉक है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट जो है क्या है, सिलिशियस रॉक है, क्योंकि इसमें जो है सिलिका की मात्रा जो है ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ग्रेनाइट क्या है, सिलिशियस रॉक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है डी वाला वो जो है सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वन इज नॉट यूज इन क्वेरिंग। उत्खनन में किसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो हम लोग ब्लास्टिंग करने के लिए गन पाउडर का यूज करते हैं, गन पाउडर का यूज करते हैं, और गन काटन का भी यूज करते हैं, और मार्बल पाउडर नाम नहीं सुना मैंने तो। और डायनामाइट का भी मैंने सुना है, तो डायनामाइट का भी हम यूज करते हैं। तो ये जो मार्बल पाउडर है ये जो है गलत है, और जो है इसका ही यूज हम नहीं करते हैं क्वेरिंग के लिए, ठीक है ना। अब 79 नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी, that is igneous rock, sedimentary rock and metamorphic rock. In which category granite, basalt and dolerite types of rock fall। तो बोल रहा है कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डोलेराइट जो है किस कैटेगरी में आती हैं। तो ग्रेनाइट तो हमने देखा पहले ऊपर ही कि जो है ये इग्नियस रॉक आती है, ठीक है। और बेसाल्ट भी इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट जो है एक्सट्रूसिव के अंतर्गत आती है, और ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक के अंतर्गत आती है, इंट्रूसिव के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पे जो डोलेराइट लिखा है, ये डोलेराइट जो है हाइपे बेसल रॉक के अंतर्गत आता है। जो सैलो डेप्थ में होता है उसे हाइपे बेसल, और जो अधिक डेप्थ में होता है उसे प्लूटोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, इग्नियस रॉक, ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड क्वालिटी स्टोन। तो गुड क्वालिटी स्टोन की जो है क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्रशिंग स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ सही है, ये होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन 2.6, ये भी होना चाहिए। हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा था स्टोन की जो है 2.6 से 2.9 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है स्टोन शुड बी वेल सीजन बिफोर पुटिंग इनटू यूज। तो कह रहा है कि स्टोन जो है अच्छी तरीके से संशोषित होनी चाहिए, संशोषण होना चाहिए, मतलब सीजनिंग होना चाहिए यूज करने से पहले। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सीजनिंग क्या होता है, सीजनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ है उसके अंदर से जो नमी है उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसे हम सीजनिंग कहते हैं, ठीक है ना। मॉइस्चर, मॉइस्चर जो निकालने का प्रोसेस है उसे हम सीजनिंग बोलते हैं, ठीक है। और स्टोन के लिए सीजनिंग जो है 6 मंथ तक की जाती है, ठीक है ना। अब ये ध्यान में रखेंगे, स्टोन की सीजनिंग 6 मंथ तक जो है की जाती है। अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए रॉक आर अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट टू ट्रांसमिट वाटर थ्रू itself while considering unit width and full depth is under unit hydraulic gradient is called। तो कह रहा है कि कोई भी रॉक है या अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है, मतलब कि जमाव है, और वो अपने यूनिट विड्थ से, ठीक है ना, इकाई चौड़ाई से और पूरी डेप्थ से अपने अंदर से जो है वाटर को जो है बहने दे रहा है, ठीक है ना। तो उसे क्या हम बोलेंगे। तो अगर यहाँ पे यूनिट विड्थ की बात आ रही है, ठीक है ना, यूनिट विड्थ, तो इसे हम ट्रांसमिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगर यूनिट विड्थ की बात ना करके पूरे चौड़ाई की बात करता तो वहाँ पे क्या सही हो जाता, परमिबिलिटी।
परमिबिलिटी जो है सही हो जाता, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या सही हो जाता, परमिबिलिटी। तो और यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ट्रांसमिबिलिटी। यूनिट विड्थ की बात कर रहा है, तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंगल इज, तो पूछ रहा है कि सिंगल क्या है, तो सिंगल जो है जो पहला वाला ऑप्शन दिया है वाटर बाउंड पेबल, ठीक है, वाटर बाउंड पेबल ही सही है। तो सिंगल क्या है, वाटर बाउंड पेबल है। तो आपने देखा होगा कि जो है उधर उत्तराखंड में, ठीक है, या समुद्र के किनारे या ऐसी जगहों पे जहाँ वाटर है और वाटर निकल रहा है, तो क्या होता है देखिए, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं ना, तो वो वाटर जो है बार बार उनसे टकराता है, तो उनका शेप जो है रेगुलर शेप हो जाता है, वो गोलाकार हो जाते हैं और अंडे के आकार के हो जाते हैं, इस तरह से एकदम प्लेन हो जाते हैं वो सरफेस से। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, वाटर बाउंड पेबोल कहा जाता है, ठीक है ना। लोग जो है क्या करते हैं, इसकी शंकर जी की मूर्ति बना लेते हैं, शंकर जी का पिंडी है ऐसे बोलने लगते हैं। तो वो जो पिंड होता है वो वाटर के बार बार टकराव से घिस करके एक रेगुलर शेप पकड़ लेता है, तो उसे ही हम वाटर बाउंड पेबोल कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सिंगल क्या है, वाटर बाउंड पेबोल है, और यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 83 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन द यूज ऑफ स्टोन एज बिल्डिंग मटेरियल। तो कह रहा है कि क्या कारण है कि जो बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन का यूज जो है कम हो रहा है या कम हो गया है। तो क्या ऑप्शन है पहला, स्टील एंड आरसीसी आर लेस बल्कि एंड मोर ड्यूरेबल। कह रहा है कि ये जो है अ, भार जो है काफ़ी कम होता है और अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। तो सही बात है, इनका जो है भार कम होता है, अगर स्टोन से तुलना करें तो ये ज़्यादा जो है टिकाऊ होते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रेशनली जो है एनालाइज। पत्थर की सामर्थ्य का युक्ति संगत विश्लेषण नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। पत्थर की जो स्ट्रेंथ होती है उसको जो है अच्छी तरीके से हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि जो है पत्थर स्टोन आर नॉट कन्वीनियंटली अवेलेबल इन प्लेन स्टोन। तो ये मैदानी भागों में जो है आसानी से उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पत्थर जो है पहाड़ी एरिया में ही उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन ही सही हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 84 नंबर क्या कह रहा है, मृतिकामयी चट्टान का प्रमुख घटक क्या है। तो हमने कई बार देखा है जो मृतिकामयी आर्जिलेसियस रॉक होती है उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्ले होता है, ठीक है ना, क्ले। और इसको जो है हम एलुमिना कहते हैं, और उसका ये फार्मूला है Al2O3, ठीक है ना, Al2O3। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 85 नंबर क्या कह रहा है, वेन यूज इन रोड वर्क, जब हम रोड वर्क में द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ स्टोन शुड बी ग्रेटर देन। तो जब हम रोड वर्क में स्टोन को यूज करेंगे तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है वो कितना होना चाहिए, तो कितने से अधिक होना चाहिए। तो जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस है उसका जो है 17 से अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस जो है 17 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जब हमने क्या किया था, एब्रेशन टेस्ट किया था, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आया था, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। तो वहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या लिखा था, 20 माइनस W1 माइनस W2, ठीक है, अपान में 3। ये फार्मूला हमने लिखा था 20 - W1। देखिए ये जो है अलग है, ठीक है ना। मैं इससे, चलिए इसको मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ। क्या था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 20 और माइनस ब्रैकेट में W1 माइनस W2 अपान 3। तो ये अलग है। तो ये है फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, जब हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं तो जब हम रोड में यूज करते हैं तो इसका जो हार्डनेस है, ये जो है हार्डनेस ज्ञात करते हैं इससे, तो इसका जो हार्डनेस है वो 17 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ पे हमने देखा था कि अगर जीरो से 14 के बीच में आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो जो है स्टोन क्या था, हार्ड था, ठीक है ना।
सॉरी सॉफ्ट था। अगर वही 14 से 17 के बीच में आ रहा था, 14 से 17 के बीच में अगर आएगा तो वो होगा मीडियम हार्ड। क्या होगा? मीडियम हार्ड। अगर जो है 17 से अधिक आ रहा है, 17 से अधिक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो वो क्या होगा? हार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? जो है 17 से अधिक, ये वाला जो ऑप्शन है ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तलछट चट्टान की उप श्रेणी है। तो तलछट जो है इसे हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं इंग्लिश में, तलछट को। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक को जो है हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला केमिकली केमिकली डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, दूसरा ऑर्गेनिक डिपॉजिट, और तीसरा होता है फ्रेगमेंटल या मैकेनिकल। तीसरा होता है फ्रेगमेंटल। ठीक है, फ्रेगमेंटल या मैकेनिकल होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो जो है सही हो जाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया है मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक को इन तीन भागों में बांटते हैं। तो ये जो है तीन इसकी सब कैटेगरी हो गई। ठीक है ना? पहले कैटेगरी में, स्टोन की कैटेगरी में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक हो गई, और फिर सेडिमेंट्री की जो है सब कैटेगरी हो गई ये फ्रेगमेंटल या मैकेनिकल, और इसके बाद से केमिकल और ऑर्गेनिक। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाना है। 87 नंबर है, मोस्ट ऑफ द स्टोन पसेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। कह रहा है कि ज़्यादातर स्टोन की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी किस रेंज के बीच में रहती है। तो हमने हमने पढ़ा है कि 2.6 से 2.9 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है 2 से कम है, ये भी 2 से कम ही है, और ये वाला जो ऑप्शन है 2.4 टू 2.8, ये जो है कुछ सिमिलर लग रहा है, और ये 3 से अधिक है। तो हमें क्या सही कर देना है? सी वाला ऑप्शन जो है वो हम सही कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाना है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंडस्टोन इज, अब पूछ रहा है कि कम सैंडस्टोन की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना होती है। तो हमने पढ़ा है सैंडस्टोन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 640 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें याद है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 640 नहीं दिया है, तो हम क्या सही कर देंगे? 650। 650 जो है हम सही कर देंगे, तो ये जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब 89 नंबर क्या कह रहा है? पेग्मेटाइज इज एग्जांपल ऑफ। तो हमने पढ़ा है इग्नियस रॉक के क्लासिफिकेशन में एक्सट्रूसिव रॉक, फिर इसके बाद से इंट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव में आएंगे तो क्या है? इंट्रूसिव में आएंगे तो ये है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे ये हो गई इंट्रूसिव रॉक। ऊपर वाला है हाइपेबेसल और नीचे वाला है प्लूटोनिक। और प्लूटोनिक में क्या था? ग्रेनाइट, साइनाइट, पेरिडोटाइट, पेग्मेटाइट और डाइटोमाइट। ठीक है ना? डोलेराइट, डाइटोमाइट था। तो यहाँ पे जो है पेरिडोटाइट और पेग्मेटाइट था। ठीक है ना? दो एग्जांपल और थे, पेरिडोटाइट और पेग्मेटाइट, और यहाँ पे जो है पेग्मेटाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाना है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या हो जाएगा सही? इंट्रूसिव रॉक है, इग्नियस रॉक है। ठीक है ना? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है ये, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 90 नंबर क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई द आइडेंटिफाई द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक बनने के लिए कौन सा जो है प्रोसेस जिम्मेदार है? तो पहला ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन। तो देखिए सबसे पहले सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो है हम इसे गलत कर देंगे, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन की जब बात होती है तो वहाँ पे जो क्या होता है वो इग्नियस रॉक होता है। ठीक है ना? और चेंज इन टेक्सचर और मिनरल कंपोजिशन आर बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। तो यहाँ पे बोथ इग्नियस और सेडिमेंट्री की बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है ना? सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, और यहाँ पे दोनों के टेक्सचर में जो है चेंज नहीं होता। और सी वाला ऑप्शन क्या है? डिपॉजिट लेयर ऑफ सैंड एंड सिल्ट सब्जेक्टेड इनॉर्मस ओवरबर्डन प्रेशर। ठीक है, ओवर जियोलॉजिकल टाइम। तो क्या है कि भूगर्भीय समय के साथ रेत और सिल्ट के कण की निक्षेपित चट्टानों से जो है बहुत अधिक दबाव होता है, चट्टानों पर बहुत अधिक दबाव से जो है ये बनती है। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये जो है सही है। ठीक है ना?
जो डिपॉजिट होते हैं, जो चट्टानों के टूट टूट के आते हैं डिपॉजिट, चाहे किसी भी प्रकार के चट्टान हो, तो ये समय के साथ जो है ओवरबर्डन प्रेशर, मतलब कि यहाँ पे ये सतह हो गया और यहाँ पे ये सॉइल हो गई, तो फिर जब इसके ऊपर सॉइल आएगी ना, तो उसके जो भार हैं, खुद सॉइल के जो भार हैं, वो अपने प्रेशर के कारण जो है दब करके और लेयर बाय लेयर में हर साल वो परत परत रूप में बनती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस से ही सेडिमेंट्री रॉक का जो है निर्माण होता है, इसलिए इसे स्ट्रेटिफाई रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्तरित होती है, परतों में होती है, ठीक है ना, परत परत परत, तो इसलिए इसे स्ट्रेटिफाई रॉक जो है बोलते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाना है। पत्थर की धारण मान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो पत्थर का जो है धारण मान जो है हम लोग एट्रिजन टेस्ट से करते हैं ना, रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस। जब हम एट्रिजन टेस्ट वहाँ पे जब पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एट्रिजन टेस्ट से हम क्या ज्ञात करते हैं, हार्डनेस, टफनेस और रेट ऑफ बियरिंग रेजिस्टेंस। तो पत्थर की धारण मान, धारण का मतलब होता है बियरिंग, ठीक है, तो बियरिंग वैल्यू, BEARING, बियरिंग वैल्यू, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, एट्रिजन टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वो विच स्टोन इज फार्म आफ्टर द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल, तो हमने पढ़ा था जो सेल होता है वो मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो है स्लेट और फिलाइट में जो है चेंज होता है। ठीक है ना, तो सेल जो है स्लेट और फिलाइट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे फिलाइट नहीं है, स्लेट ऑप्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसे ही सही कर देंगे, तो बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। What is involved in lava emerging from the explosion, तो कह रहा है कि लावा में जो है क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो जब ज्वालामुखी फटता है, वहाँ से जब लावा निकलता है, तो उसमें जो है 45% जो है कैल्शियम ऑक्साइड और 35% जो है सिलिका होता है। ये जो पहला ऑप्शन है, ये वाला पहला ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और 94 नंबर क्या कह रहा है, बलुआ पत्थर की बनावट होती है। तो देखिए सैंड स्टोन जो होता है उसकी जो बनावट होती है वो ग्रेनुलर होती है। ठीक है ना, सैंड स्टोन की बनावट जो है ग्रेनुलर होती है, कणों की, ठीक है, क्रिस्टलाइन होती है। क्रिस्टल माने आप नहीं समझ रहे होंगे, तो जो आप जैसे नमक देखेंगे ना, तो नमक क्या है, कणदार है, नमक जो है दाने के रूप में है, तो वो क्या है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सैंड स्टोन है, बलुआ पत्थर, उसका जो नेचर है ग्रेनुलर क्रिस्टलाइन है। अब 95 नंबर क्या कह रहा है, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस। अब कह रहा है कि इसमें से सही सीक्वेंस का जो है हमें पता लगाना है। ठीक है, किसी सुरंग निर्माण प्रक्रिया में निम्नलिखित गतिविधियां की जाती है, सही क्रम का चयन करके। ठीक है, तो विस्फोटन है, पहले नंबर पे विस्फोटन है, फिर ड्रिलिंग है, फिर कंक्रीटिंग है, और फिर से इसके बाद से मलबा भरण है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, सुरंग बनाते हैं, तो सुरंग निर्माण के लिए जो सबसे पहले करते हैं हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है ना, जब ड्रिलिंग करने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, वहाँ पे विस्फोट करते हैं। ठीक है ना, अब जब विस्फोट करते हैं तो वहाँ पे मलबे भर जाते हैं, तो उस मलबे को जो है निकालते हैं, और फिर से इसके बाद से उसकी सुरंग के, ये जो सुरंग हो गई, तो सुरंग की जो चारों ओर सतहें होती हैं उस पे जो है कंक्रीटिंग करते जाते हैं। ठीक है ना, पीछे से जो है आगे से खुदाई करते जाते हैं और पीछे से जो है कंक्रीटिंग करते जाते हैं, क्योंकि देखिए टनल होता है और वहाँ पे जो है बहुत सारा लोड होता है ऊपर, तो वहाँ पे गिरने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, तो आगे से खुदाई करते जाते हैं और पीछे से जो है कंक्रीटिंग करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस बन रहा है कि पहले जो है ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ गया, पहले जो है ड्रिलिंग करते हैं, तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका सही बन रहा है, पहले ड्रिलिंग करेंगे, फिर ब्लास्टिंग करेंगे, और फिर इसके बाद से मकिंग। मकिंग वही प्रोसेस है कि बहुत सारा जो मलबा है उसको जो है निकालना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम मकिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अ, मिट्टी हो गया या पत्थर हो गए, तो ये जो बहुत सारा मलबा है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करना, इस प्रोसेस को हम मकिंग बोलते हैं। तो क्या सही हो जा रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ड्रिलिंग करते हैं, फिर इसके बाद से ब्लास्टिंग करते हैं, फिर मकिंग करते हैं, और फिर लास्ट में
कंक्रीटिंग करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो गया। अब कह रहा है कि वेट इज 25 ग्राम एज पर डोरी एटीजन टेस्ट। पूरा क्वेश्चन क्या है, कठोरता गुणांक का जो है पता लगाइए, ठीक है ना, कठोरता गुणांक का जो है पता लगाइए यदि डोरी घर्षण परीक्षण के रूप में जो है वजन में कमी 25 ग्राम हो। तो देखिए जब हम डोरी अब्रेशन टेस्ट जब हमने किया था तो वहाँ पे क्या क्या अभी देखा था हमने ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन था, सॉरी इसे मिटा देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, आया था 20 माइनस, ठीक है ना, और ब्रैकेट में W1 माइनस W2, ठीक है, और अपान 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे W1 और W2 क्या है, W1 जो है हम जो स्टोन सैंपल लेंगे उसका इनिशियल वेट है, और W2 जो है टेस्ट के बाद बचा हुआ सैंपल का है। तो W1 में से जब W2 घटा देंगे तो कितना जो है वजन में कमी आई गई है। ये तो शुरुआती है और ये लास्ट में बचा हुआ है। तो शुरुआती में से लास्ट वाला घटा देंगे, शुरुआती में से लास्ट वाला घटा देंगे तो वजन में जो कमी है वो पता चल जाएगी हमें, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि ये पूछ रहा है कठोरता गुणांक, तो यहाँ पे क्या करना है कि 20 माइनस, और दिया है 25 ग्राम, तो 25/3, ठीक है। तो ये हो गया। तो भाग देंगे तो तीनों आठों 24, ठीक है, तो 8 से कुछ ज़्यादा आएगा, और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11.12 के समथिंग आएगा, 11.9 कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11.7 दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन या आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, जो वाला ऑप्शन आएगा वो जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे बहुत पास पास दिया है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, जो भी आएगा वो सही हो जाएगा। केवल वही फार्मूला है 20 - W1 - W2/3, इसी पे आ जाएगा। अब 97 नंबर क्या दे रहा है कि प्रकार का पत्थर प्राकृतिक में रूपांतरित संरचना में स्तरित है, स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाई। अब बोल रहा है कि कौन सा, जो चारों ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा जो है मेटामॉर्फिक है और स्ट्रेटिफाई भी है, ठीक है ना। तो लेटेराइट तो स्ट्रेटिफाई है, सही बात है, लेकिन मेटामॉर्फिक नहीं है, ये सेडिमेंट्री रॉक है। नीज क्या है, नीज जो है स्ट्रेटिफाई है और मेटामॉर्फिक भी है, ठीक है ना। और ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट जो है अनस्ट्रेटिफाई है क्योंकि ये इग्नियस रॉक है, और बेसाल्ट और बेसाल्ट एंड ट्रैप भी ये इग्नियस रॉक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, नीच, जो बी वाला ऑप्शन है वो जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, हमने अभी पढ़ा था जो ग्रेनाइट होता है वो मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो है नीज में चेंज हो जाता है। तो ग्रेनाइट क्या होता है, ग्रेनाइट नीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्वार्टज और मार्बल श्रेणी रूप से है। तो क्वार्टज और मार्बल पूछ रहा है कि किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे यहाँ पे। तो क्वार्टज और मार्बल जो है मेटामॉर्फिक की श्रेणी से आएंगे, ठीक है ना। क्वार्टज और मार्बल जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, तो क्वार्टज और मार्बल जो है मेटामॉर्फिक के कारण आ रहे होंगे। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मुझे जितने भी सारे एग्जाम्पल है सब कुछ मुझे याद है, ठीक है ना। तो जब मुझे याद है तो मुझे सीधा सीधा जो है इसका क्या आंसर होगा वही दिख रहा है मुझे। और बाकी जो है मैं ऐसे निगलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो जब आपको भी जितना मैंने आपको बताया है, बिल्डिंग मटेरियल जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जितने भी सारे स्टोन के हैं जो मैंने बताए हैं, वहाँ पे जब आप उसको नोट्स बना करके और जब याद कर लेंगे तो आपको भी सारा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ठीक है ना। अगर आपको याद है तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे जो है क्वार्टज और मार्बल जो है, क्वार्टजाइट और मार्बल जो है ये जो है मेटामॉर्फिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो सैंड स्टोन होता है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक में, और जो लाइम स्टोन होता है वो जो है मार्बल के रूप में चेंज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब 99 नंबर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस यूनिट वेट। अब पूछ रहा है कि इनमें से किसका जो है कम यूनिट वेट है। यूनिट वेट मतलब कि डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी, डेंसिटी की बात कह रही है, या यूनिट वेट ही मान लीजिए है, तो वो क्या है W/V है। अगर डेंसिटी की बात करेंगे तो
द्रव्यमान अपन आयतन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या सही होगा, यहाँ पे ग्रेनाइट जो है वो इंट्रूसिव रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है इंट्रूसिव रॉक है और पृथ्वी के जो है यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल हो गया, तो एक ऊपर हो गई, एक ऊपर रॉक मिलेगी, और ये ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक के अंतर्गत आएगा और डेप्थ में पाया जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के अंदर डेप्थ में पाया जाएगा। तो जब इतनी गहराई पे मिल रहा है तो इसका जो है डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, या यूनिट वेट ज़्यादा होगा। इसी तरह से क्वार्टजाइट है, तो वो क्वार्टजाइट भी मेटामॉर्फिक रॉक है और वो सैंडस्टोन से बना है, तो वो भी क्या है, मेटामॉर्फिक में क्या होता है आप जानते हैं कि बहुत अत्यधिक प्रेशर आता है, तो जो इतनी मोटी परतें होती हैं स्टोन की, वो जो है अत्यधिक प्रेशर के कारण दब करके इतनी पतली हो जाती हैं, ठीक है ना। ये बस समझने के लिए है। तो जब इतना मोटा था पहले पहले इतना मोटा था, अब केवल इतना ही रह गया है, तो इसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो क्वार्टजाइट भी मेटामॉर्फिक है और यहाँ पे जो नीज है ये भी मेटामॉर्फिक है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। यहाँ पे कम बात कर रहा है, कहाँ गया है, हाँ जो 99 नंबर था वहाँ पे लेस यूनिट वेट की बात कर रहा है। तो सॉरी, हमने गलत कर दिया, कहाँ, ठीक है ऊपर वाला ही है। तो देखिए ग्रेनाइट जो है अधिक डेप्थ में पाया जाता है, ठीक है ना, तो वो जो है नहीं हो सकता क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और मार्बल जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, तो मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ये भी इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक है, और उसके अंतर्गत जो है इग्नियस रॉक के अंतर्गत एक्सट्रूसिव रॉक के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। और ये अनस्ट्रेटिफाई है, ठीक है। क्या है, ऑन स्ट्रेटिफाई रॉक है, जबकि सैंड स्टोन क्या है, सैंड स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है। तो बेसाल्ट जो पहले बना है, ठीक है, बेसाल्ट पहले बना है, और सेडिमेंट्री जो है इग्नियस रॉक के विघटन के बाद बनती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये नहीं होंगे, ये डी वाला सही होगा, क्योंकि बेसाल्ट जो है शुरुआती रूप से बना है, और ये इसके कण जो है पूरे डेंस डेंस होते हैं एकदम, और इन कणों के टूटने से जो है फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है, ठीक है, डिपॉजिट होने से। तो जो सेडिमेंट्री रॉक है इसकी तुलना में जो है अ, इसके कण जो है ज़्यादा डेंस हो गए। तो जब बेसाल्ट के कण या इग्नियस रॉक के कण ज़्यादा डेंस होंगे, और यहाँ पे सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सेडिमेंट्री सैंडस्टोन वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सही कर देंगे। यहाँ पे देखिए यूनिट वेट स्टोन का नहीं दिया है, तो इसी तरीके से जो है हम क्वेश्चन को हल करेंगे। और भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं और आएंगे, तो अगर अगर आप ये कंसेप्ट अगर लगाते हैं कि ये इग्नियस रॉक में कौन सी कैटेगरी की है और ये मेटामॉर्फिक है, तो इसकी डेंसिटी कितनी कैसी होगी, तो जब आपको ये सब पता रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन को जो है निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन को जो है ऐसे हटा करके और उसे सही कर सकते हैं। अब 100 नंबर का देखते हैं क्या है। अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट जो है कैन ट्रांसफर इनटू, तो जब ज़्यादा हीट और प्रेशर होता है तो जो ग्रेनाइट होता है वो नीज में ट्रांसफर हो जाता है, और क्वार्टजाइट जो है सैंड स्टोन जो होता है, क्या होता है, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन जो है क्वार्टजाइट में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 102 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 101 नंबर, इमारत के खंभों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पत्थर है। तो देखिए अगर पियर की बात आए, खंभे यानी कि पियर, PIER, तो जब कॉलम की बात आए तो वहाँ पे जो है ग्रेनाइट का यूज हम करते हैं, क्योंकि इसकी जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना। ग्रेनाइट की बियरिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा होती है, 700 से 1360 ऐसे कुछ होती है, देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है इसको हम इमारत में खंभों के रूप में यूज करते हैं। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी, अब पूछ रहा है कि इनमें से जो है किसकी जो है बियरिंग कैपेसिटी कम होती है। तो देखिए हार्ड रॉक है तो इसकी बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा ही होगी, और यहाँ पे कॉम्पेक्टेड है तो इसकी भी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक है, और यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या है, लूज ग्रेवल। तो देखिए देखिए पहला पहला वाला ऑप्शन क्या है, हार्ड रॉक, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना।
और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक दिया है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे लूज की बात कर रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे कॉम्पैक्ट की बात कर रहा है। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं कॉमन सेंस लगा करके कि देखिए यहाँ पे लूज कह रहा है और यहाँ पे कॉम्पैक्ट कर रहा है और यहाँ पे रॉक की बात कर रहा है। तो रॉक तो आपस में चट्टानें जो होती है उसके कण तो आपस में जुड़े ही होते हैं, तो इन दोनों में से तो कोई नहीं होगा, ना सॉफ्ट रॉक होगा और ना ही हार्ड होगा। इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और जगह से नहीं तुलना कर रहे हैं। यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इन्हीं में से तुलना कर रहे हैं, तो ये पहला वाला और चौथा वाला नहीं होगा। और कॉम्पैक्ट और लूज की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो लूज वाला है वो जो है क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो है लिस्ट बियरिंग कैपेसिटी होगी, मतलब कि कम। लिस्ट मतलब कम होता है, ठीक है ना। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाना है। 103 नंबर क्या कह रहा है, सैंड पार्टिकल आर मेड ऑफ। रेत के कण इससे बने होते हैं, तो रेत के कण जो है क्वार्टज से बने होते हैं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान में रखेंगे, जो रेत के कण होते हैं वो जो है क्वार्टज से बने होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाना है, जो बी वाला ऑप्शन है वो जो है सही हो जाएगा। रेत के कण क्वार्टज से बने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। रेत क्या होता है, सैंड होता है, ठीक है ना। तो सैंड जो है क्वार्टज से बने होते हैं। इसका हमने ऊपर पढ़ा था कि इसके जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, रॉक के कंपोनेंट क्वार्टज, फेल्सफर और माइका। तो ये जो है बी वाला ऑप्शन सही है। चौथा नंबर क्या कर रहा है, 104 नंबर, ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज बाय नेचर। तो नेचर में ग्रेनाइट जो है कैसी होती है, तो ग्रेनाइट में जो है नेचर में जो है ग्रेनाइट प्लूटोनिक होती है, ठीक है ना। मैं बार बार इसी को बता रहा हूँ, प्लूटोनिक प्लूटोनिक प्लूटोनिक, आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो जो है प्लूटोनिक है। 105 नंबर क्या है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड बी अप टू। मतलब कि स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने तक होनी चाहिए। तो हमने स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा है 2.62, 2.62, 2.9। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 2.5 दिया है, ठीक है ना। 215 ये दिया है, तो यहाँ पे 2.5 जो है सही हो जाना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी वाला ऑप्शन सही है। अब 106 नंबर की बात करें, विच टाइप ऑफ रॉक इज यूज फॉर रूफिंग। तो बोल रहा है कि छत के लिए कौन सा जो है रॉक का जो है यूज किया जाता है। तो देखिए रूफिंग के लिए हम लोग स्लेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। रूफिंग के लिए, छतों के लिए हम लोग स्लेट का यूज करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवरबर्न्ट झामा की बात कर रहा है, ये तो जो है ईंट की बात है, तो ये तो नहीं होगा। बेसाल्ट, बेसाल्ट जो है रेलवे ट्रैक पे यूज किया जाता है। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी किया जाता है, और ये जो है कॉलम के रूप में या बंदरगाहों पे यूज किया जाता है भारी कार्यों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्लेट जो ऑप्शन है ये सही हो जाना है। 107 नंबर क्या कह रहा है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब मोर देन ऑफ इट्स वेट ऑफ वाटर आफ्टर वन डे इमर्जन। तो देखिए स्टोन जो होता है, जो गुड क्वालिटी का स्टोन होगा, ठीक है ना, गुड बिल्डिंग स्टोन होगा, तो वो 24 आवर में 24 आवर में वो 5% से ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो 5% या 50 नहीं लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है ना। तो अगर वो 5% से ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो जो है खराब क्वालिटी का स्टोन है। तो जो है पहला वाला जो ऑप्शन है 5%, 5% तक एब्जॉर्ब कर रहा है तो सी ठीक है, अगर 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो खराब हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ए वाला जो है सही हो जाना है, ठीक है। 108 नंबर क्या कह रहा है, द सिलिशियस सैंडस्टोन विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड। तो देखिए सिलिशियस सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। मूरम में नहीं होगा, लेटेराइट में भी नहीं होगा, डोलोमाइट में भी नहीं होगा, ये क्वार्टजाइट में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है 110 नंबर, यदि कंक्रीट निर्माण में धारण के लिए निर्माण करना है तो लॉस एंजल अपघर्षण मशीन में टेस्ट में अपघर्षण का मान परसेंटेज में होगा। तो देखिए लॉस एंजल जब हम टेस्ट करते हैं घर्षण के लिए, एब्रेशन टेस्ट, ठीक है। तो जो एब्रेशन वैल्यू आती है अगर वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो वहाँ पे जो है उसकी जो वैल्यू है वो 50 होगी, ठीक है ना।
नॉर्मल के लिए वैल्यू क्या होगी 50%। लेकिन अगर वो बियरिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बियरिंग कोर्स लिया है ना, तो अगर बियरिंग कोर्स जैसे कि रोड हो गया हमारा, हाईवे रनवे हो गया, ठीक है ना, तो रनवे पे क्या होता है जब प्लेन उतरता है तो वहाँ पे जो है प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ के लिए जो है हम क्या होगा, इसका परसेंटेज 30% होगा, ठीक है ना। एवरेशन मतलब कि उसका जो है घर्षण जो है 30% से ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बियरिंग है वहाँ पे जो वो जो है उस पे लोड बियर कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 30% है, ये सही हो जाएगा। और नॉर्मल कार के लिए हम यूज करेंगे तो उसको 45 से 50% तक हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वियरिंग की बात आ रही है, वहाँ पे धारण की बात आ रही है, तो वहाँ पे हम 30% तक हम लेंगे। तो यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब 11 नंबर क्या कह रहा है, 111 नंबर, द रॉक फॉर्म फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा आर कॉल्ड। तो जो मोल्टन मैग्मा से बनी होती है, देखिए मोल्टन मैग्मा से जो रॉक बनती है उसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्योंकि देखिए जब ज्वालामुखी फटता है, ठीक है ना, तो ज्वालामुखी फटता है तो सबसे पहले मोल्टन मैग्मा निकलता है। तो मोल्टन मैग्मा निकलेगा तो ये जो ग्राउंड सरफेस है कुछ इसके ऊपर जो है जम जाएगा और कुछ इसके नीचे जम जाएगा। अब नीचे कैसे जमेगा, मान लीजिए कि यही ज्वालामुखी जो है समय के साथ में क्या हुआ, ब्लॉक हो गया और इसमें जो लावा थे वो चारों तरफ फैले हुए थे और वो जम गए। तो कुछ लावा जो है कम गहराई पे होंगे और कुछ लावा जो है ज़्यादा गहराई पे होंगे। तो इस प्रोसेस में जितने भी सारे स्टोन बने जो सरफेस के ऊपर बने उसे हम एक्सट्रूसिव रॉक बोल देंगे, और जो सरफेस के नीचे बन गए ग्राउंड सरफेस के नीचे उसे हम इंट्रूसिव रॉक बोल देंगे, ठीक है। और जो कम डेप्थ में है उसे हम हाइपे बेसल की कैटेगरी में बांट देंगे, और जो ज़्यादा गहराई पे है उसे हम प्लूटोनिक की कैटेगरी में बांट देंगे, ठीक है ना। तो मैग्मा के मोल्टेन मैग्मा के जो जमने से जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है। अब इग्नियस रॉक बन जाती है तब इसके बाद जो है सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक, अब जब यही रॉक जो है किसी कारणवश टूट के या वाटर से कट के या घर्षण के कारण या पेड़ पौधे उगने के कारण किसी भी कारण से जब ये टूट के गिरने लगेगा और हवा द्वारा, पानी द्वारा या और किसी ग्लेशियर द्वारा और किसी माध्यम से ये ट्रांसफ़र होके दूसरे स्थानों पे जाके इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। और समय के साथ जमाव के साथ ये साल दर साल जैसे बारिश का मौसम होता है तो हर बारिश के मौसम में क्या होते हैं कि बहुत सारे जो मिट्टी धूल कण होते हैं वो नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और लास्ट में वो समुद्र में जाके क्या होते हैं, जम जाते हैं। तो जहाँ पे ये टूटे हुए स्टोन ट्रांसफ़र होंगे ट्रांसफ़र एजेंट द्वारा, तो वो साल दर साल क्या होंगे कि एक स्थान पे जमते जाएंगे, ठीक है ना। तो साल दर साल जो है वो पहले साल इतना जमा, फिर दूसरे साल इसके ऊपर इतना आके जम गया, फिर तीसरे साल इसके ऊपर इतना आके जम गया, फिर चौथे साल इसके ऊपर इतना जम गया, फिर पाँचवें साल इतना जम गया। तो ऐसे समय के साथ जो है जमते जाएंगे और ये नीचे से क्या होता जाएगा, कठोर होता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो इसीलिए इसे हम स्तरित चट्टान भी बोलते हैं क्योंकि ये परतों के रूप में होती है, ठीक है ना। अब इग्नियस रॉक बन गई और सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब जब कभी मान लीजिए कि उथल पुथल हो गया, ठीक है, या कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया, भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, तो जो ऊपर के जो चट्टान थे या नीचे की जो भी चट्टानें थी इग्नियस सेडिमेंट्री जो भी या ग्रेनाइट नीच, तो ये जो है किसी कारणवश से उलटने के कारण जो है पृथ्वी के नीचे जो है बहुत अधिक गहराई में चली गई। तो जब अधिक गहराई में चली जाएंगी तो इनके ऊपर जो है बहुत सारा प्रेशर आने लगेगा, ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आने लगेगा। और पृथ्वी की गहराई में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता ही है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये जो है सॉफ्ट हो जाएंगी, पहले हार्ड थी, अब टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो वो क्या होती है, गलने लगती है, तो वो सॉफ्ट हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा है ही। तो जब जो इतनी मोटी चट्टान थी, हम्म, जो बहुत मोटी रॉक थी, वो टेम्परेचर के कारण पिघल करके, मान लीजिए इतनी मोटी चट्टान थी और टेम्परेचर के कारण पिघल करके वो ये जो है इतनी पतली हो जाएगी, तो बहुत डेंस हो जाएगी। इसीलिए जब आप देखेंगे मार्बल, तो जब मार्बल को उठाएंगे ना तो छोटा सा ही रहेगा लेकिन उसका वेट जो है ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। आयतन कम होता है और उसका वेट ज़्यादा होता है, आप इस चीज़ को समझिए। तो
मेटामॉर्फिक जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों से बनती है। तो यहाँ पे इस ये वाला जो क्वेश्चन था तो सही हो जाएगा जो है इग्नियस रॉक। ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ बता दिया। अब 112 नंबर क्या है, इन नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर विथ अर्दी अपीयरेंस इज कॉल्ड। तो एक एक चूना पत्थर अधिक मोटाई का भूमि भूमि रूपी गैर क्रिस्टलीय बनावट में पाया जाता है। ग्रेन्युलर ग्रेन्युलर लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन, और इसके बाद से है मैग्नीशियम लाइमस्टोन, और इसके बाद से है कंकड़। तो गैर क्रिस्टलीय की बात कर रहा है ना, नॉन क्रिस्टलाइन, तो नॉन क्रिस्टलाइन की बात कर रहा है तो ये कॉम्पैक्ट लाइमस्टोन हो जाएगा। ठीक है ना, कॉम्पैक्ट लाइम स्टोन। तो यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, 113 नंबर, सॉलिड अर्थ एंड इट्स इंटीरियर इज नोन एज। तो जो पृथ्वी के आंतरिक ठोस वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, स्थल मंडल जो है पृथ्वी का जो ऊपर ये जो जितने भी सारे हमारे महाद्वीप है ना, तो वो जो महाद्वीप क्या है, सॉलिड है, जमीन है वहाँ पे, जमीन, तो उसे हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, स्थल मंडल, स्थल मंडल। तो यहाँ पे जो है जो दूसरा ऑप्शन है लिथोस्फीयर, वो वाला जो है सही हो जाना है। अब 114 नंबर क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्ट्रेटिफाई। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा अनस्ट्रेटिफाई रॉक है। ठीक है, तो देखिए सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक है, तो ये स्ट्रेटिफाई है, सेडिमेंट्री रॉक को हम स्ट्रेटिफाई रॉक बोलते हैं। लाइमस्टोन भी है और सेल भी है। तो यहाँ पे क्या बचता है, ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है। तो जितनी भी सारे इग्नियस रॉक हैं वो क्या हैं, अनस्ट्रेटिफाई रॉक हैं। ठीक है ना, और जितनी भी सारी सेडिमेंट्री रॉक हैं वो क्या हैं, स्ट्रेटिफाई रॉक हैं, स्तरित चट्टानें हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्या है, अब कह रहा है कि मिलाइए। ठीक है ना, द स्टोन एंड देयर करेक्ट यूजेस आर मेंशन बिलो, मैच द फॉलोइंग। तो अब कह रहा है कि इनमें मिलाइए। तो देखिए मिलाते हैं हम। संगमरमर जो है, मार्बल जो है ऑर्नामेंटल वर्क के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो एक मिल गया, बी वाला का वन सही हो गया, बी का वन। तो यहाँ पे देखिए बी का वन सही होगा ना, तो ए और सी दोनों में से कोई सही होगा। और देखिए जो चाक होता है, तो चाक का यूज जो है हम सीमेंट बनाने में करते हैं। देखिए अगर लाइम स्टोन दिया होता तो लाइम स्टोन हम करते, लेकिन लाइम स्टोन नहीं दिया है, चाक दिया है, तो यहाँ पे चाक जो है सीमेंट बनाने में हम यूज करते हैं। ठीक है, और इसके बाद से क्या बचता है, ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है फोर हो गया। तो यहाँ पे देखिए सी वाला का ऑप्शन जो है फोर हो गया, तो ये जो है पहला वाला ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है ना, और ए का टू है, तो ग्रेनाइट का जो है गिट्टी में यूज करेंगे। और इसके बाद से बचता है लेटेराइट। तो लेटेराइट का जो है हम अ, पत्थर वर्क, स्टोन वर्क में जो है यूज करेंगे। तो जो ऑप्शन है वो पहला वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब 116 नंबर क्या कर रहा है, द ब्लैक मार्बल इज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट। तो ब्लैक मार्बल जो है जयपुर में पाया जाता है। ठीक है ना, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये फैक्ट है। और इसमें क्या कोई एक्सप्लेन करें, ब्लैक मार्बल जो है जयपुर में पाया जाता है। इंडेक्स ऑफ द स्टोन इज इन द इम्पैक्ट टेस्ट। तो देखिए इंडेक्स की बात कर रहा है, नंबर की, कोफिशिएंट की। तो जब हम इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है इसका जो नंबर है वो 19 से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। टफनेस की बात कर रहा है, तो जब हम एब्रेशन टेस्ट करते हैं तो वहाँ से क्या निकालते हैं, एब्रेशन टेस्ट जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्या निकालते हैं हम लोग, हार्डनेस। तो क्या सही हो जाएगा, मोर देन 19। ठीक है ना, तो ये वाला सही हो जाना है। अब 118 नंबर क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन इन स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जो है संरचना में अत्यधिक सूक्ष्म दानेदार होती है। तो एक चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे,
दानेदार कि अगर मान लीजिए कि कोई बाल्टी है या कुछ भी है, तो हम उसमें जो है कुछ भी डालेंगे, तो जो भारी कण होंगे, जो बड़े कण होंगे, वो जो है नीचे चले जाएंगे, और जो सूक्ष्म कण होंगे वो ऊपर ही रहेंगे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा देर तक तैरेंगे और बहुत ज़्यादा बाद जो है वो नीचे सेटलमेंट होंगे। सो इसी तरह से जब क्या हुआ, इसी तरह से जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है ना, ज्वालामुखी जब बना, तो जो इसके ऊपर हैं, इसके जो ग्राउंड लेवल के ऊपर जो कण हैं, जो भी चट्टानें पाई जाएंगी, उनके जो कण होंगे वो फाइन ग्रेन्ड होंगे, ठीक है। क्या होंगे? फाइन ग्रेन्ड, मतलब सूक्ष्म कण होंगे। और जो ग्राउंड लेवल के नीचे जो चट्टानें हैं, तो नीचे हमने तो इग्नियस रॉक में एक हाइपी पढ़ा है और एक प्लूटोनिक पढ़ा है। तो ऊपर वाले का हो गया फाइन, और अगर ग्राउंड लेवल के नीचे हैं तो वो क्या होंगे? कोर्स ग्रेन्ड होंगे, ठीक है ना। COARSE, कोर्स ग्रेन्ड, ग्रेन मतलब कौन? GRAIN, ठीक है। कोर्स ग्रेन होगा, ठीक है। तो नीचे वाले कोर्स ग्रेन होंगे और ऊपर वाले जो है फाइन ग्रेन होंगे। अब इसमें भी, अब नीचे वाले में तुलना करें, केवल नीचे वालों को देखें, तो जो जो सबसे नीचे वाला है वो जो इसके थोड़ा ऊपर है, उसकी तुलना में जो ज़्यादा नीचे है वो जो है मोटा होगा, और ये वाला थोड़ा फाइन होगा, ठीक है ना। इसकी तुलना में अगर दोनों नीचे की तुलना करें, तो अगर इन दोनों की ऊपर से तुलना करेंगे तो ऊपर वाला जो है फाइन होगा और नीचे वाले जो है कोर्स ग्रेन होंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान संरचना में अत्यंत सूक्ष्म दानेदार है? तो देखिए, ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है, ये सबसे नीचे पाया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। डोलोमाइट, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और बेसाल्ट क्या है? बेसाल्ट जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो बेसाल्ट है, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाना है। अब 19 नंबर क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन इन वेरियस साइज फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। तो हम लोग खदान से जो है अलग अलग साइज में स्टोन को निकालते हैं, तो क्या हम बोलते हैं? उसे क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग नहीं बोलेंगे, पॉलिशिंग भी नहीं बोलेंगे, सीजनिंग भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। पॉलिश मतलब कि उसके ऊपर पॉलिश करना, सीजनिंग का मतलब नमी निकालना, ड्रेसिंग का मतलब कि उसे काट छाँट करके सरफेस प्रदान करना। लेकिन क्वेरी क्या है? क्वेरी जो है हम अपने साइज के अनुसार जो है जो खादान होती है वहाँ से निकालते हैं, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक पॉलिश वेरी वेल। तो किस पे जो है पॉलिश बहुत अच्छे से होती है, ठीक है ना। तो जो ग्रेनाइट होता है उस पे पॉलिश जो है बहुत अच्छे से हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ग्रेनाइट पे जो पॉलिश है बहुत अच्छे से हो जाती है, ठीक है ना। सैंड स्टोन, क्योंकि देखिए सैंड स्टोन क्या है? कणदार होता है, और बेसाल्ट और ट्रैप जो है ये पृथ्वी सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, तो ये भी जो है कड़दार ही होते हैं। लेकिन ग्रेनाइट है उस पे जो है पॉलिश अच्छे से हो जाती है। 131 नंबर क्या कर रहा है? इन ऑर्डर टू ड्राई द क्वेरी शेप ऑफ ए फ्रेशली क्वेरी स्टोन इज इट शुड बी एक्सपोज टू ओपन एयर फॉर ए पीरियड ऑफ। तो पूछ रहा है कि जब सीजनिंग हम पर करते हैं एक एक उत्खनन पत्थर की खादान शेप सुखाने के लिए इसे खुली हवा में कितने अवधि तक रखा जाता है? तो हमने पढ़ा है कि पत्थर की सीजनिंग जो है 6 मंथ तक की जाती है, और यहाँ पे क्या ऑप्शन दे रहा है? 1 मंथ गलत है, 4 मंथ ये भी गलत है, यहाँ पे 6 से 12 मंथ दिया है। तो और नीचे वाला क्या है? 2 ईयर्स दिया है, तो हम क्या सही कर देंगे? 6 से 12 मंथ, यानी कि 6 से 12 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो सी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब 22 नंबर क्या कह रहा है? फॉर रेलवे ब्लास्ट, बैलेस्ट का मतलब होता है गिट्टी, ठीक है ना, BALLAST। तो इसका मतलब है गिट्टी। तो रेलवे में गिट्टी के लिए कौन सा स्टोन यूज किया जाता है? तो देखिए रेलवे में जो है ऐसे क्या होता है, ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना। ये क्या हो गई? स्लीपर। और ये हो गया, सॉरी, ये हो गया रेल। जो लोहे वाला है उसे हम रेल बोलते हैं। और ये हो गया स्लीपर। और ये हो गया कंकड़ पत्थर, ठीक है ना। ये चारों तरफ कंकड़ पत्थर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब ट्रेन ऐसे गुजरती है तो इस पे जो है
टफनेस मतलब टफ होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए, क्योंकि टफनेस क्या होता है, टफनेस की परिभाषा उसे बताया हमने। देखिए टफनेस क्या होता है कि कोई भी वस्तु है वो फेल होने से पहले कितने लोड को जो है सह रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि ये स्टोन है। देखिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये स्टोन है और हमने यहाँ पे ये हथौड़ा है, ठीक है ना। तो इस हथौड़े से हम इस पे क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कई स्टोन है, 2 स्टोन है, तो हमने इस हथौड़े से इसको जो है 10 बार मारा तो ये टूट गया। और इसको हमने 15 बार मारा तब टूटा, ठीक है ना। तो इस पे हमने कितना बार प्रहार किया, इम्पैक्ट एनर्जी इस पे गई ना। जब हम इस पे हथौड़ा मारते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है इसके अंदर। तो ये 10 बार जो है सह रहा है और ये 15 बार सह रहा है। तो इस वाले पत्थर की सहने की क्षमता जो है इसकी तुलना में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो 15 बार में टूटा है, ये जो है, ये जो 10 बार में टूटा है इसकी तुलना में ज़्यादा टफ है, ठीक है। और ये जो है कम टफ है। तो ये होता है टफनेस। तो हम रेलवे में यूज करते हैं जो हार्ड होना चाहिए, जो मटेरियल होता है वो हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरेबल होना चाहिए, टिकाऊ भी होना चाहिए। और इसके बाद से वो डेंस होना चाहिए, ये नहीं कि वो जो है लूज है, ठीक है ना। वो क्या है, डेंस होना चाहिए और जो है वर्केबल होना चाहिए, इजीली वर्केबल होना चाहिए। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब अब रेलवे में तो बार बार हम बिछाएंगे नहीं, पत्थर हटाएंगे नहीं। तो उस वो जो है ज़्यादा दिनों तक जो है टिकाऊपन होना चाहिए। और इसके बाद से टफ होना चाहिए। अब जब रेल ऐसे बिछा है और यहाँ पे नीचे स्लीपर है, उसके नीचे क्या है, स्टोन है। तो और रेल तो क्या आती है, अचानक ही आती है ना। रेल ऐसे स्पीड से आती है अचानक, और अचानक जो है गुजर जाती है। तो ये टफ भी होना चाहिए और जो है डेंस होना चाहिए, ठीक है। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे सॉफ्ट की बात कर रहा है तो वो तो नहीं होगा। हार्ड और हैवी कह रहा है, तो हैवी से हमें क्या मतलब है, भारी रहे चाहे हल्का रहे। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग है, सही ये बात है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये वाला सही है। अब पत्थर की छटाई की जाती है। पत्थर की छटाई किससे, कब की जाती है, इमिडिएटली आफ्टर क्वेरिंग। ये हमने पहले वाले भाग में जो है पढ़ा था कि जो है पत्थर की जो छटाई जो है क्वेरिंग के तुरंत बाद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें नमी बनी रहती है और वो जो है आसानी से जो है काट छाँट उस पर की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है सही हो जाएगा। अब क्या दिया है, पत्थरों पर अपघर्षण का परीक्षण किया जाता है। तो पत्थरों पर जो है अपघर्षण का परीक्षण जो है किया जाता है, क्या ज्ञात करने के लिए, टू डिटरमाइन द क्रशिंग स्ट्रेंथ। तो देखिए एट्रीजन टेस्ट जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है ना। क्रशिंग स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए हम लोग एब्रेशन टेस्ट करते हैं, ठीक है। धूप, बारिश, हवा आदि के लिए पत्थर, धूप बारिश आदि के लिए पत्थर का प्रतिरोध आकलन के लिए तो एंटीजन टेस्ट जो है इसके लिए भी हम नहीं करते। एंटीजन टेस्ट हम क्या करते हैं, किसके लिए, टफनेस के लिए और बियरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन क्या है, टू टू ascertain the stability of stone when exposed to acid। तो इसके लिए भी हम नहीं करते हैं। फॉर डिटरमाइन द रेट ऑफ बियरिंग ऑफ स्टोन ड्यू टू ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हार्डनेस और टफनेस की बात नहीं की गई है, केवल बियरिंग रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है सही कर देंगे। और एसिड के लिए तो नहीं किया जाता है, एसिड फ्यूम के लिए, और इसके लिए भी नहीं किया जाता है। तो क्या सही हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब 125 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। तो मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो है सैंडस्टोन जो है क्वार्टजाइट में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। रॉक रॉक हॉविंग एलुमिना आर क्ले देयर मेजर कंसिस्टेंट। तो जो आर्जिलेसियस रॉक होती है उसमें जो है एलुमिना जो है मेजर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। अब तक तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए।
127 नंबर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक रॉक है। तो हमने कहा पढ़ा था, हमने शुरू में ही पढ़ा था पहले वाले चैप्टर, शुरू में ही एक दो लेक्चर में होगा, एक दो लेक्चर में या पहले लेक्चर में ही। तो हमने पढ़ा था मोनो मिनरली रॉक और पॉली मिनरली रॉक। तो जो एक मिनरल से केवल बन के मिल के बनी है रॉक, तो उसमें क्या है, देखिए क्वार्टज सल्फर माइका जो है। तो यहाँ पे देख क्वार्टज है और यहाँ पे माइका है, ये दोनों जो है मोनो मिनरली रॉक है, ठीक है ना। और यहाँ पे रॉक की बात कर रहा है। और यहाँ पे जिप्सम क्या है, जिप्सम जो है, जिप्सम जो है रॉक की कैटेगरी में भी आता है और मिनरल की भी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो दोनों की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे जो है रॉक, देखिए पहला वाला ऑप्शन और दूसरा वाला ऑप्शन दोनों जो है प्योरली मिनरल है। और जो जिप्सम है वो कभी कभी रॉक की कैटेगरी में हम उसको गणना करते हैं और कभी कभी मिनरल की कैटेगरी में। तो यहाँ पे जब ऊपर वाला दोनों जो है मिनरल है और यहाँ पे रॉक पूछ रहा है, तो हम जिप्सम को जो है सही कर देंगे, ठीक है, कि यही एक चट्टान है। तो यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केमिकली मार्बल इज नोन एज, तो जो मार्बल जो है वो लाइम स्टोन से बना होता है। और लाइम स्टोन क्या होता है, चूना होता है, जिसे हम चूना बोलते हैं, ठीक है। CaCO3। तो लाइम स्टोन क्या होता है, CaCO3 होता है। तो क्या है, चूना है। और इसमें क्या है, Ca क्या है, कैल्शियम है, ठीक है ना। Ca क्या है, कैल्शियम। तो क्या सही हो जाएगा, कैलकेरियस रॉक। तो केमिकली मार्बल इज कैलकेरियस रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक एक्शन में जब मेटामॉर्फिक एक्शन में चेंज होता है, तो जो चट्टान मान लीजिए कि सैंडस्टोन है तो वो क्वार्टजाइट में चेंज हो रहा है, लाइम स्टोन है तो वो मार्बल में चेंज हो रहा है। तो लाइम स्टोन का जो केमिकल कंपोजिशन है वही मार्बल का भी होना होगा। और सैंडस्टोन का जो केमिकल कंपोजिशन है वही जो क्वार्टजाइट है उसका भी होगा। वो केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होगा, केवल उसको फिजिकली रूप में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकेरियस रॉक सही हो जाएगा। स्लेट, लेटेराइट एंड क्योलाइन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए क्योलिन जो है आर्जिलिशियस रॉक है, और लेटेराइट और स्लेट भी आर्जिलिशियस रॉक है। अगर हम इसको केमिकली आधार पे देखें तो इसमें जो है एलुमिना जो है पाई जाती है, ठीक है ना। तो जो है आर्जिलिशियस रॉक जो है सही हो जाएगी। इसमें एलुमिना जो है मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। अब 130 नंबर क्या कह रहा है कि एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन 65% सल्फर, 65% साल्ट पीटर, 20% सल्फर और 15% चारकोल। तो ये हमने तो पढ़ा था शुरू में ही कि जो ब्लास्टिंग पाउडर होता है वो जो है 65% साल्ट पीटर, 20% सल्फर और 15% चारकोल पाउडर से मिलकर बना होता है। तो ये जो है 130 नंबर जो है ऑप्शन, ये सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है, ब्लास्टिंग पाउडर। अब क्या कह रहा है 31 नंबर, फॉलोइंग स्टोन इज सुटेबल फॉर डैम्प प्रूफिंग। तो डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए कौन सा स्टोन जो है सुटेबल रहता है। तो देखिए डैम्प प्रूफ कोर्स के लिए हम लोग स्लेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, स्लेट का। तो यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब 132 नंबर क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस ऑफ स्टोन इज नोन एज। तो स्टोन पे जो है रेगुलर और स्मूथ फेस जो प्रोवाइडिंग की जाती है उसको हम ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग में तो हम यही करते हैं, जो मान लीजिए कि ये स्टोन है, इसका जो नुकीला भाग टेढ़ा मेढ़ा होता है उसको हम काट करके बराबर कर देते हैं, ठीक है ना। तो स्मूथ एंड रेगुलर शेप जो है प्रदान करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। क्वेरिंग नहीं करते, क्वेरिंग निकालने को करते हैं, पिचिंग भी नहीं करते, सीजिंग संशोधन को कहते हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब कह रहा है कि इसमें सेलेक्ट करिए करेक्ट स्टेटमेंट को। क्वार्टर सेल बेसाल्ट ग्रेनाइट मार्बल जिप्सम और माइका दिया है। और कह रहा है कि बेसाल्ट एंड मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक। तो देखिए बेसाल्ट तो इग्नियस रॉक है, मार्बल तो मेटामॉर्फिक है, तो ये गलत हो गया ना। देयर इज नो सेडिमेंट्री रॉक, कह रहा है कि इसमें सेडिमेंट्री रॉक नहीं है। तो देखिए ये भी गलत है ना, यहाँ पे जिप्सम जो है सेडिमेंट्री रॉक है और यहाँ पे सेल भी
सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और ग्रेनाइट इज ओनली इग्नियस रॉक, कह रहा है कि ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है। यहाँ पे बेसाल्ट भी क्या है, इग्नियस रॉक है, तो ये भी गलत हो गया ना। और क्वार्टज एंड माइका आर मिनरल, तो सही बात है, क्वार्टज और माइका क्या है, मिनरल है। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब 134 नंबर क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग इज एसोसिएटेड विथ देयर फेल्सपर विच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। तो क्या कह रहा है कि जो है अम, इनमें से किस प्रकार का रासायनिक अपक्षय फेल्सपर से संबंधित है जो ग्रेनाइट से क्ले में बदला होता है। मतलब कि ग्रेनाइट से क्ले में जो चेंज हो जाता है वही फेल्सपर के लिए कौन सा है। तो देखिए हाइड्रोलिसिस है ना, ये वाला जो है, जो फेल्सपर में होता है वही ग्रेनाइट से क्ले में जो चेंज होता है इसमें होता है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है हाइड्रोलिसिस, वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब 135 नंबर क्या कह रहा है, ग्रेनाइट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज बिकॉज। तो ग्रेनाइट जो है ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पज के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता है, इसका कारण क्या है। देखिए ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक रॉक है और यह पृथ्वी सरफेस के अंदर जो है बहुत डीप गहराई में पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है कॉस्टली ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम नहीं करते हैं। इट कैन नॉट बी पॉलिश, तो ये तो पॉलिश किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फायर प्रूफ मटेरियल। इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी ठीक होती है। इट इज़ कॉस्टली, ये ज़्यादा महंगा होता है, इस कारण से इसे जो है नॉर्मल बिल्डिंग में नहीं लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब 136 नंबर क्या कह रहा है, द स्टोन दैट एग्जिबिट हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा स्टोन है जिसकी जो है हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नीच, स्लेट, ग्रेनाइट और लाइम स्टोन। तो जो लाइम स्टोन है ग्रेनाइट का होता है 700 से 1360, ठीक है। ग्रेनाइट का 700 से 1360 होता है, ठीक है ना। और स्लेट का होता है 2160, ऐसे कुछ होता है। और इसका जो है 2100 2200 होता है नीच का। तो जो ऑप्शन है नीच, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। और लाइम स्टोन का भी कम ही होता है, शायद 540 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है नीच, ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नीच की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होती है। अब 137 नंबर क्या कह रहा है, रॉक फार्म बाई सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा आर। तो देखिए मैग्मा के सॉलिड होने से जो बनती है वो इग्नियस रॉक बनती है, ठीक है ना। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ, तो जिप्सम में क्या क्या होता है। तो जिप्सम जो है इसका फार्मूला है CaSO4 × H2O, 1/2 H2O है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जिप्सम में जो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये फार्मूला होता है इसका जिप्सम का। तो जिप्सम में CaSO4 होता है और H2O होता है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 138 नंबर क्या कह रहा है कि डोलोमाइट इज ए लाइम स्टोन दैट कंटेन कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया। तो डोलोमाइट में जो है कितना होता है कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो देखिए डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है कहाँ गया, डोलोमाइट का जो फार्मूला होता है वो होता है CaMg, ठीक है, CO3 और ट्वाइस, ये जो है डोलोमाइट का फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो है मैग्नीशिया की बात कर रहे हैं ना, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgCO3। तो MgCO3 का जो परसेंटेज होता है वो 45% होता है, ठीक है ना। MgCO3 का जो परसेंटेज होता है वो 45% होता है। और CaCO3 इसका जो परसेंटेज होता है वो 55% होता है डोलोमाइट में, ठीक है। तो आप जो है इसको ध्यान में रखेंगे, ये जो है कई बार पूछा भी गया है और यहाँ पे भी पूछा है। तो क्या सही हो जाएगा, जो डी वाला ऑप्शन दिख रहा है 45%, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर, तो बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट जो है नेचर में वोल्केनिक होता है, ठीक है ना। इग्नियस रॉक के अंतर्गत जो
एक्सट्रूसिव रॉक होती है और एक इंट्रूसिव रॉक होती है। तो एक्सट्रूसिव रॉक को हम वोल्केनिक रॉक भी बोलते हैं और इसे इफ्यूसिव रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या सही हो जाएगा, बेसाल्ट नेचर में जो है वोल्केनिक होती है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है 141 नंबर देखते हैं, क्या है, स्मिथ टेस्ट इज स्मिथ टेस्ट ऑन स्टोन इज टू चेक। तो स्मिथ टेस्ट जो है स्टोन पे किया जाता है, क्या चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्टोन स्मिथ टेस्ट में हम सलूबल पदार्थ की जो है मात्रा निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, टफनेस ये नहीं है, हार्डनेस ये भी नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये तीनों नहीं है, परसेंस ऑफ मडी सब्सटेंस, तो यहाँ पे ये जो सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर वाले तीनों नहीं है। और मडी यानी कि कीचड़, तो अगर कीचड़ रहेगा पत्थर पे तो पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। और फिर ये नीचे सेम क्वेश्चन है और क्या दिया है यहाँ पे, ड्यूरेबिलिटी नहीं, ड्यूरेबिलिटी तो है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी स्मिथ टेस्ट से हम ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ, वियर और सलूबल मैटर। तो स्मिथ टेस्ट जो है ड्यूरेबिलिटी, और ड्यूरेबिलिटी देता तो ड्यूरेबिलिटी के लिए हम स्मिथ टेस्ट करते हैं, और स्मिथ टेस्ट के अंतर्गत हम सलूबल मिनरल की मात्रा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है, ठीक है। तो सलूबल मैटर जो है सही कर देंगे हम, ठीक है ना। अब 142 नंबर क्या कह रहा है, लॉस एंजल टेस्ट फॉर एग्रीगेट इज मेज टू डिटरमाइन। तो लॉस एंजल टेस्ट जो है हम किसके लिए करते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट, एब्रेशन या वाटर एब्जॉर्प्शन। तो जो है लॉस एंजल टेस्ट जो है हम एब्रेशन के लिए करते हैं, ठीक है। तो जो ये सी वाला ऑप्शन है एब्रेशन, ये जो है सही हो जाएगा अपघर्षण के लिए। 143 नंबर क्या कर रहा है, द सिलिका सैंडस्टोन विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू मेटामॉर्फिक एक्शन इज कॉल्ड। तो सिलिका जो है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो है क्वार्टजाइट में चेंज हो जाती है, ये हमने कई बार क्वेश्चन देखा है और ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्या कर रहा है, सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति इस समय उपयोग करते हैं। तो जो ड्रिफ्ट पद्धति है वो जो है रॉक के लिए करते हैं, ठीक है। सुरंग बनाने के लिए ड्रिफ्ट पद्धति इस समय उपयोग करते हैं रॉक के लिए। तो यहाँ पे बी वाला है वो सही हो जाएगा। 145 नंबर क्या कह रहा है, स्टोन इन बिल्डिंग वर्क कैन बी यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो है स्टोन को बिल्डिंग वर्क में पूछ रहा है कि निम्न में से किस में हम कर सकते हैं। तो स्टोन का यूज हम फाउंडेशन में भी करते हैं, वाल और कॉलम में भी करते हैं, और आर्चेस और लिंटल में भी करते हैं। आप जितने भी सारे पुराने बिल्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जो है क्या है, स्टोन के बने हुए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि आगरा का ताजमहल है, लाल किला है, आगरा का लाल किला, फिर से दिल्ली का है। तो ये सब जो है स्टोन के बने हुए हैं, और वहाँ पे जो है ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे जितने भी सारे ऐसे होते हैं, तो ये सारे के सारे जो है वहाँ पे स्टोन के ही बने हुए हैं। तो आर्चेस में भी कर सकते हैं, वाल और कॉलम में भी और फाउंडेशन में भी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी गिट्टी में पत्थरों का आकार होता है। तो हम लोग जो गिट्टी यूज करते हैं उसमें जो है कड़ों का आकार होता है। वो एक तो आती है कि 20 mm, एक आती है 40 mm की, ठीक है। 20 mm की और 40 mm की, ठीक है ना। ये सब गिट्टी की साइजें होती हैं और ये सब जो है बिल्डिंग में यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दिया है, 7 to 9 दिया है, तो नहीं हो जाएगा। 70 से 90 mm हो जाएगा ये, 50 से 70 हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, 2 से 50, तो ये जो है 20 और 40 के करीब है ना, 20 और 50 mm है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो बी वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो सही कर देंगे हम, ठीक है। तो ये सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब क्या है कि चट्टान की कठोरता का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो चट्टान की कठोरता का परीक्षण जो है हम स्मिथ टेस्ट से तो नहीं करते, ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, सॉल्युबल साल्ट की मात्रा, एसिड टेस्ट भी हम ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट से भी हम ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे स्मिथ हैमर टेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा,
स्मिथ हैमर टेस्ट। स्मिथ, आप इसको उच्चारण कर लेना, मुझे अभी नहीं आ रहा उच्चारण इसका करना। तो स्मिथ हैमर टेस्ट, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अब ड्रेसिंग पत्थर की बोस्टेड परिसज्जा इसमें से क्या है? बोस्टेड फिनिश इज ऑफ ड्रेसिंग स्टोन इज। तो देखिए बोस्टेड फिनिश में हम क्या करते हैं कि जो स्टोन का सरफेस होता है ना, उस पे हम डिसकंटिन्यूअस जो है पैरेलल लाइन बनाते हैं। ये हमने फिनिशिंग के अंतर्गत पढ़ा था। स्टोन की जब फिनिशिंग हम वहाँ पे पढ़ रहे थे तो कई प्रकार की जो फिनिश थी, तो जो पहला ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क, गिविंग फिनिश टू 20 mm मार्जिन, ये नहीं है। प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस पैरेलल लाइन, तो ये ड्रॉट फिनिश के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, DROVET। और ये इतना मार्जिन दिया है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जंपर इज ए टूल यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टोन, टेस्टिंग के लिए नहीं करते हैं। क्वेरी ऑफ स्टोन, तो क्वेरी के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए, ड्रेसिंग के लिए भी नहीं करते हैं। तो क्वेरिंग ऑफ स्टोन के लिए हम जंपर का यूज करते हैं। जब हम क्या करते हैं कि जब हम पत्थर में होल बनाते हैं तो वहाँ पे डीपर, जंपल, प्राइमिंग रॉड, फ्यूज, ये सब यूज करते हैं ना। तो हम ये सब जो है क्वेरिंग के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम होल किस लिए बना रहे होते हैं, हम होल को जो है चट्टान को तोड़ने के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्वेरिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब 50 नंबर क्या है? सैंड स्टोन इज एन, तो सैंड स्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक है। हाँ है। तो पहला वाला जो ऑप्शन दिया है सेडिमेंट्री रॉक वो सही है। और एक्वस रॉक, तो ये भी सही है, क्योंकि जो ये जो है वाटर वाटर के द्वारा जो है कणों को बहा करके ला करके और वो जम के बनी होती है। ठीक है ना, वाटर जो है बहा के लाती है और एक जगह पे जमता है और फिर समय के साथ वो परत दर परत जम के बन जाता है। ठीक है, सैंड स्टोन। और सिलिशियस रॉक, तो सैंड स्टोन में जो है सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3। अब 151 नंबर क्या कह रहा है? द इम्पोर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन ए स्टोन यूज इन डॉक एंड हार्बर। तो देखिए डॉक एंड हार्बर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेट टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, डक एंड हार्बर के लिए वेट टेस्ट करते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, डक एंड हार्बर के लिए क्या करते हैं, वेट टेस्ट करते हैं। द मोस्ट सुटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर, तो बिल्डिंग पियर के लिए मोस्ट सुटेबल स्टोन क्या है? तो बिल्डिंग पियर के लिए हम लोग अभी मैंने ऊपर बताया था, पियर्स के लिए हम लोग ग्रेनाइट का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट की जो है बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी स्ट्रेंथ और उससे जो है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय वैल्यू। तो जो है मैक्सिमम इन चारों में से जो है किसकी जो है मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन जो है कैपेसिटी है। ठीक है, तो देखिए ग्रेनाइट क्या है, इग्नियस रॉक के अंतर्गत, इंट्रूसिव रॉक के अंतर्गत आती है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और सैंड स्टोन और स्लेट ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है ना, ये जो है इग्नियस रॉक है, ये इग्नियस रॉक हो गई, ये ऊपर ऊपर का एक्सट्रूसिव हो गया और नीचे का इंट्रूसिव हो गया। इसको हम दो भाग में बांट दिए, तो ये हाइपीबेसल हो गया और ये प्लूटोनिक हो गया। तो ग्रेनाइट जो है प्लूटोनिक के अंतर्गत आती है, और क्वार्टजाइट और ये स्लेट जो है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण जो आती है। ठीक है, तो ये तो मेटामॉर्फिक एक्शन जो है सैंड स्टोन और सेल जो होता है उसके जो है अत्यधिक प्रेशर में दबने के कारण जो है, अत्यधिक टेम्परेचर पे अत्यधिक प्रेशर से दबने के कारण ये बन जाती है। तो ये जो कंप्रेस हो गई है तो इसमें वॉइड्स कम होंगे, तो इन तीनों की जो है वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी सेल की तुलना में जो है कम होगी। और सेल क्या है? सेल क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, तो इसमें जो है वॉइड्स जो है ज़्यादा होंगे इन तीनों की तुलना में। ठीक है, ये दोनों और ये एक, इस तीनों की तुलना में जो है इसमें वर्ड्स ज़्यादा होंगे, तो इसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है इन तीनों की तुलना में। तो यहाँ पे ये जो ए वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, 154 नंबर क्या कह रहा है? जिप्सम इज ए, तो जिप्सम क्या है? तो जिप्सम जो है मैकेनिकली फार्म सेडिमेंट्री रॉक, तो ये क्या है दूसरा ऑप्शन? केमिकली
दूसरा क्या है, इग्नियस रॉक और केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। तो जो जिप्सम है वो केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है ना। जिप्सम क्या है, केमिकली प्रेसिपिटेटेड, सॉरी सी वाला जो ऑप्शन है केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। अब 155 नंबर क्या कर रहा है, साइनाइट इज ए, देखिए ऊपर वाले ऑप्शन में ये जो दिया था मैकेनिकली फार्म सेडिमेंट्री रॉक, तो मैकेनिकली या फ्रेगमेंटल, ये तो जो चट्टानें जो है टूट जाती है और उनसे जो चट्टान बनती है उसको हम से मैकेनिकली या फ्रेगमेंटल सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक भी नहीं हो सकता, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक भी जिप्सम नहीं होता, जिप्सम जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब 155 नंबर क्या कर रहा है कि साइनाइट इज ए, साइनाइट क्या है, तो साइनाइट एसडी को रॉक है। तो देखिए साइनाइट एसडी रॉक है, ठीक है ना, हाइपीबेसल। तो देखिए ये हाइपीबेसल नहीं है, इग्नियस रॉक के अंतर्गत हाइपीबेसल होता है और फिर इसके बाद से प्लूटोनिक होता है, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट जो है, साइनाइट जो है, ग्रेनाइट, साइनाइट और पेरिडोटाइट, पेगमेटाइट, गैब्रो, ये सब जो है प्लूटोनिक रॉक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बेसिक रॉक तो बेसिक नहीं है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक, तो जो है डीप सीटेड ये प्लूटोनिक रॉक है। तो एसिड की तुलना में जो है ये तो सिलिका की मात्रा के आधार पे जो है वर्गीकृत किया गया है। तो साइनाइट जो है इसका जो चौथा ऑप्शन है ये ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है ना। ये एसिड रॉक भी है ग्रेनाइट, और साइनाइट जो है, सॉरी ग्रे साइनाइट जो है ये एसिड में भी आती है। एसिड के लिए 70 से 80% होना चाहिए, तो जो इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है, सॉरी ये एसिड में नहीं है, इसमें सिलिका की मात्रा जो है 60 से 70% होती है, ठीक है ना। और एसिड के लिए सिलिका की मात्रा जो है 70 से 80% होनी चाहिए। तो ये जो है एसिड भी नहीं है और हाइपरबेसल भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, ये क्या है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक है, ठीक है, डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब 56 नंबर क्या करा है, द डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक। तो ये ब्रिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लग रहा है स्टोन खत्म हो गया। तो जो इसके लिए स्पेशल डायमेंशन की बात होती है तो वो जो है IS 6151971 में होती है, ठीक है ना। IS 6151971 में जो है डायमेंशन की बात होती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब 157 नंबर क्या कह रहा है, गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ एलुमिना। तो गुड वर्क जो है एलुमिना कंटेन करता है। तो जो गुड ब्रिक वर्क में हम जो है एलुमिना की मात्रा हम 20 से 30% मिलाते हैं, ठीक है ना। एलुमिना की मात्रा हम ब्रिक में कितना मिलाते हैं, 20 से 30%। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन फार क्लास ए टाइप ऑफ रूफ टाइल्स, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर क्लास ए टाइप ऑफ रूफ, तो देखिए इसके लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो जो है 14 से 19% होती है ना। छत पर लगाने वाले एक क्लास की सैलरी के लिए हम लोग जल अवशोषण क्षमता, तो इसके लिए जो जल अवशोषण क्षमता होती है वो 14 से 19% होती है, ठीक है। ये जो है अब ईंट का क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द, क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक। तो कह रहा है कि इस ब्रिक का जो है नाम बताइए। तो जो ऐसे ब्रिक होती है ना उसको हम कैंट ब्रिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये, कैंट ब्रिक। तो जितने भी सारे क्वेश्चन थे हमने कर लिए हैं, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और देखिए बोलते बोलते जो है मेरा सर दर्द कर रहा है, और जब आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप जो है अब तक जब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्टिव चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उस चीज़ का जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और कोई गलत हो, आपको जो है कोई गलत लगा हो तो कृपया करके आप उसे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं।
जब आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट जब करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे मोटिवेशन आता है और बहुत अच्छा लगता है, मुझ में जो है एनर्जी आती है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर अगले ऑब्जेक्टिव वाले वीडियो में, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू। नमस्कार।